पहुंच पाता है। अब हम लोग कुछ और पहलुओं को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। उसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अलग अलग जो स्कैटरिंग है वो कैसे होगा। यहाँ सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक डस्ट या स्मोक यदि है और उससे यदि कोई ईएमआर टकराता है तो वैसी स्थिति में इस तरह का पैटर्न बनेगा। दूसरी स्थिति है कि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जैसे गैसेज वगैरह हैं, तो यहाँ चारों तरफ से जो रेडिएशन है, चूंकि इसके पार्टिकल साइज काफ़ी छोटे हैं, तो इस या ऐसा पैटर्न बनेगा। लेकिन यदि लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में आते हैं, तो वहाँ पर स्कैटरिंग का पैटर्न इस प्रकार का बनेगा। तो अलग अलग स्थिति में जो स्कैटरिंग की स्थिति है वो अलग अलग है। तो अब इसमें द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, the amount of particle and gases and the distance the radiation travel through the atmosphere। तो तीन इंपॉर्टेंट पहलू जो हैं वो स्कैटरिंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है कि वेवलेंथ रेडिएशन का क्या है। दूसरा जो है वो है कि जो पार्टिकल है गैस के या बाकी चीज़ों के, उनका घनत्व कैसा है। और तीसरा फैक्टर है कि जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर से उसे कम दूरी पार करनी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा दूरी करनी पड़ रही है। स्वाभाविक है कि यदि उसे कम दूरी पार करनी पड़ रही है तो वहाँ जो वायुमंडल के द्वारा उसका स्कैटरिंग कम होगा। लेकिन यदि सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी से जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो यदि तिरछी होकर के हमारे संवेदक तक पहुंच रही हैं, तो वैसी स्थिति में रेडिएशन का बहुत बड़ा भाग जो है वो स्कैटर कर दिया जाएगा। अब इसमें सेलेक्टिव और रैले और मी स्कैटरिंग की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सेलेक्टिव स्कैटरिंग या प्रकीर्णन दो तरह का होता है, रैले और मी। रैले स्कैटरिंग जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है। मी स्कैटरिंग जो है वो स्मोक और हेज में बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग डस्ट और फॉग में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीन प्रकार के स्कैटरिंग है जो कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्टिकल साइज और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे रैले स्कैटरिंग में पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के साइज से छोटा होता है। मी स्कैटरिंग में पार्टिकल का साइज और वेवलेंथ का साइज इक्वल होता है। और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है वेवलेंथ की अपेक्षा। तो अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो हम लोगों ने स्कैटरिंग की बात की है या एब्जॉर्प्शन की बात की है या रिफ्रैक्शन की बात की है, तो उसके प्रभाव से बहुत सारी परिघटनाएं घटती हैं वायुमंडल में। जैसे सबसे पहला है, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में या आकाश जब साफ है बारिश के बाद, तो आकाश का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सनराइज और सनसेट के समय में आकाश का रंग रेड या ऑरेंज क्यों दिखता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है। और चौथा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑन रिमोट सेंसिंग। व्हाई डू वी यूज ब्लू फिल्टर्स इन इमेजिंग सेंसर्स। हम लोग ब्लू फिल्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और स्कैटरिंग का हमारे रिमोट सेंसिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चार क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो है वो स्कैटरिंग में आपको ये हमेशा देखना होगा कि जो पार्टिकल साइज है और वेवलेंथ का साइज है वो कैसा है। तो इन सारे चीज़ को अभी हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लोग
देख रहे हैं कि दो वेवलेंथ के रेडिएशन को हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। पहला ये ब्लू लाइट है और दूसरा जो है यहाँ पर ये रेड लाइट है। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट दो को डिस्कस करने जा रहे हैं, और ब्लू और रेड लाइट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये तीन प्राइमरी कलर हैं जिसमें ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम है, ग्रीन का उससे बेहतर है, और रेड के वेवलेंथ सबसे बड़े हैं। तो ब्लू, ग्रीन और रेड में चूंकि इसके वेवलेंथ सबसे छोटे हैं ब्लू के, और इस छोटे वेवलेंथ के कारण क्या हो रहा है कि पार्टिकल साइज को ये आसानी से पार्टिकल साइज जो है वो उसको आसानी से रोक पा रहा है और उससे वो टकरा रहा है, जिससे कि इसका एंगल परिवर्तित हो गया। रेड लाइट सेम साइज का पार्टिकल यदि एटमॉस्फेयर में है और यहाँ रेड लाइट है, तो रेड लाइट में हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि इसके वेवलेंथ्स बड़े हैं, और बड़े वेवलेंथ्स के कारण क्या हो रहा है कि ये छोटे पार्टिकल्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं और वो आसानी से छोटे पार्टिकल को पार करके निकल जा रहा है, और सेम एंगल पे, जिस एंगल पे वो ट्रेवल कर रहा था एटमॉस्फेयर में, उसी पर वो ट्रेवल करता हुआ आगे निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ब्लू लाइट जिसके वेवलेंथ छोटे हैं वो जब वायुमंडल में आता है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको आसानी से यहाँ उसको रोक पा रहे हैं, और ब्लू लाइट का स्कैटरिंग या प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से हमें आकाश का रंग ब्लू दिखाई पड़ता है। ग्रीन और रेड का वेवलेंथ अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए ये वायुमंडल में इंटरेक्शन, वायुमंडल के पार्टिकल से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और फलस्वरूप वह आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और वायुमंडल के रंग पर उनका कोई खास असर नहीं होता। तो यदि ये पार्टिकल्स नहीं होते तो हमें आकाश का कलर कैसा दिखता, हमें ब्लैक दिखता, क्योंकि वो सिर्फ पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हो चाहे वायुमंडल में जो गैसेज के पार्टिकल हैं, चाहे ओजोन है या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनसे चूंकि सूर्य की किरणें टकराती हैं, इसलिए हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं या लाइट दिखता है। यदि सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे तो वाइट कलर दिखने लगेगा। तो अब नीचे वाले डायग्राम में यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पर देख रहे हैं कि सन से रेडिएशन आ रहा है, और सन से रेडिएशन आते हुए ये रेड जो है, यदि सुबह और शाम के समय देखें, यह सनसेट का समय है, सनराइज के समय भी ऐसी स्थिति होगी। सनराइज के और सनसेट के समय जो सूर्य का के किरणों का आपतन कोण होता है वो काफी कम होता है, और उसे वायुमंडल में बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और ज्यादा दूरी तय करने के कारण ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट दोनों फिल्टर कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन रेड लाइट जो है वो आसानी से बहुत दूरी पार करने के बाद भी हम तक पहुंचता है। इसलिए हमें सुबह और शाम में सूर्य से निकलने वाली किरणें लाल रंग की दिखती हैं। तो ये आपके आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन के लिए रखा था उसके कुछ आंसर्स हैं। जैसे सबसे पहला है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल एंड स्कैटरिंग द स्काई वुड अपीयर ब्लैक। यदि पार्टिकल कोई भी नहीं है, जैसा कि स्पेस में होता है, तो आकाश का रंग ब्लैक दिखाई देगा। एट डे टाइम द सन रेज ट्रेवल द शॉर्टेस्ट distance. At daytime the sun rays travel at daytime sun rays travel the shortest distance through the atmosphere. In this situation, Rayleigh scattering causes clear sky to be observed as blue because this is the shortest wavelength the human eye can observe. यहाँ हम ध्यान दें कि जो प्राइमरी कलर से और बाकी कलर्स बनते हैं उसमें विबग्योर है, और विबग्योर में वायलेट और इंडिगो के वेवलेंथ सबसे छोटे हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें आसानी से नहीं देख पाती। तो ब्लू वो पहला कलर है जो कि हमें दिखाई देता है, इसलिए दिन के समय में चूंकि सारे जो ब्लू स्काईज, या खास करके आप ब्लू इस समय भी नहीं आप बात करें, ज़्यादातर हम देखें कि जब बारिश होती है
और बारिश के बाद बादल हट जाते हैं और क्लाउड वगैरह नहीं होता, तो आसमान बिल्कुल साफ होता है और वहाँ हमें स्काई का कलर ब्लू दिखने लगता है। और ब्लू इसलिए दिखता है कि जितने भी लार्ज पार्टिकल और बड़े पार्टिकल हैं वो सारे वाश आउट होकर के हट चुके हैं, और सिर्फ ब्लू लाइट्स जो हैं उसके वेवलेंथ्स काफ़ी छोटे हैं, तो बहुत बारीक जो पार्टिकल हैं वही बचे हैं और वो ब्लू लाइट का प्रकीर्णन करा पा रहे हैं। सनराइज और सनसेट के समय हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लंबे पथ से होकर गुजरने के कारण, किरणों का तिरछा होने के कारण उसे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, और लंबी दूरी के कारण बाकी जो वेवलेंथ्स वाले हैं, चाहे वो ब्लू हो या बाकी कलर्स हो, वो फिल्टर कर लिए जाते हैं, और सिर्फ रेड कलर जिसके वेवलेंथ्स बहुत बड़े हैं वो उस लंबी दूरी को तय करके हम तक पहुंच पाता है। Wavelengths reach the Earth's surface as a result the sky appear orange or red. तीसरी स्थिति है clouds appear white because of non-selective scattering since all wavelengths are scattered equally. Optical remote sensing can therefore not penetrate clouds. तो ऑप्टिकल रेंज के जो वेवलेंथ्स हैं वो क्लाउड के रहने पर वो काम नहीं करता, क्योंकि क्लाउड वो बहुत ज़्यादा उसको अवशोषित कर लेता है। तो वाइट कलर का दिखना क्लाउड का इसलिए होता है कि वाटर ड्रॉपलेट से नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होता है। रेड कलर बहुत ज़्यादा दूरी तय करने से सारी तरंगों वाली जो ईएमआर है वो अवशोषित होती है, और सिर्फ रेड कलर ही हम तक पहुंच पाता है। और इस तरह से अलग अलग स्थितियां होती है। यहाँ हम फाइनली अब समराइज करने जा रहे हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ निकला, और सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है तो वो क्लाउड से यदि होते हुए गुजर रहा है तो क्लाउड बहुत अधिक मात्रा में उसे रोकेगा और वो स्कैटरिंग कराएगा, और इस स्थिति में नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होगा, और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होकर के वहाँ तक पहुँचेगा। तो पृथ्वी से यदि कोई ईएमआर वापस निकल रहा है तो निकलते हुए यदि क्लाउड है तो क्लाउड के कारण यहाँ वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जो विजिबल रेंज वाला स्पेक्ट्रम है वो हमारे संवेदक तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी स्थिति हो सकती है, जो सन से इंसिडेंट एनर्जी अर्थ के सरफेस तक आया, वो आते हुए एटमॉस्फेयर में बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लिया गया या अवशोषित कर लिया गया, और कुछ पार्ट उसका स्कैटर होकर अर्थ के सरफेस तक पहुंच गया, और अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के बाद यहाँ से पुनः ईएमआर वापस निकल रहा है, और ये ईएमआर वापस स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन इत्यादि के बाद हमारे रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचता है। थर्मल इमिशन में हम देख रहे हैं कि जब पृथ्वी का सतह जब गर्म हुआ और उससे थर्मल इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन जब हो रहा है तो थर्मल इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ बड़े होते हैं, इसलिए वो आसानी से हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। माइक्रोवेव रीजन में आए जिसमें 1 मीटर तक उसका वेवलेंथ होता है, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। तो माइक्रोवेव रीजन वाले इस क्लाउडी स्थिति में भी आसानी से पार करके पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्हें एटमॉस्फेयर में कोई भी पार्टिकल या क्लाउड या वाटर वेपर नहीं रोक पाएगा, और इन सबको वह आसानी से पार करता हुआ हमारे संवेदक तक पहुंचेगा, और संवेदक तक पहुंचने के बाद हमें उसकी जानकारी देगा। तो जहां ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग काम नहीं करते इनमें स्मॉलर वेवलेंथ वाले रीजन में, वहाँ लॉन्ग वेव वाले रेडिएशन जो हैं, इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव या रडार वाले, उसमें हमें आसानी से डेटा मिलता है, क्योंकि वो वायुमंडल के सारे हर्डल को पार करते हुए वहां निकल जाते हैं। तो पिछले 4 या 5 लेक्चर में हम लोगों ने जिन बातों को डिस्कस किया था उसे जस्ट एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग की परिभाषा की बात की थी, और ओवरऑल जो रिमोट सेंसिंग का हिस्ट्री है, उसका इवोल्यूशन है, उसका विकास है, इसकी बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है उसकी बात की थी, उसके डेफिनेशन की बात की थी, और रेडिएशन के डिफरेंट जो लॉज हैं
उसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिफरेंट स्पेक्ट्रम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के और सोर्सेज क्या हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, खास करके अर्थ सरफेस पर, उसको डिस्कस किया था। और आज हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल्स का, तो उसको डिस्कस किया और ये देखा कि कहाँ कहाँ से आसानी से वो पार कर सकता है, और जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक विंडो की भी बात की। थैंक यू वेरी मच।